सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर, जो कि आपका एग्जाम है जून में। बीपीएससी ट्री 3 का री एग्जाम भी आपका जून में है, साथ ही सक्षमता परीक्षा भी आपकी जून में है, और बीएड वालों का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी जून में ही है आपका। साथ ही सीटेट का एग्जाम भी जून जुलाई में ही है। तो इन सभी एग्जामों को देखते हुए हमने बीपीएससी के लिए बीपीएससी के थ्रू जितने भी आपके एग्जाम हुए उनकी सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम अभी आपको कराने वाले हैं सामान्य अध्ययन, जो कि आपके टीआरई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक के लिए आप सभी का कोर्स सम्मिलित होगा। ये नहीं कि केवल प्राइमरी के लिए, नहीं, ये आपकी प्राइमरी, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो आपके प्रीवियसली में एग्जाम अभी आपके एग्जाम हुए हैं बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 और सक्षमता परीक्षा, उन सभी का इसमें संकलन है, जिसमें हम आपको प्राचीन भारत का जो इतिहास था वो कंप्लीट करा चुके हैं। प्रागैतिहासिक काल, सैंतव काल, वैदिक काल, 16 महाजनपद और मौर्य और मौर्योत्तर काल, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल और विविध, ये हमने कंप्लीट करा दिए आपको। साथ ही मध्यकालीन भारत का इतिहास भी पूरा कंप्लीट करा दिया है। आधुनिक भारत का इतिहास भी हमने कंप्लीट करा दिया है। इसकी जो वीडियो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। इसकी अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका भूगोल, भारत का भूगोल हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद विश्व का भूगोल से भी संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन्हें भी हम पूरा देख लेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, और ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चनों पर आधारित है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भूगोल का, उस पर हम चलेंगे। भूगोल, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आ जाता है आपका भारत का भूगोल। ठीक है, सामान्य परिचय से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हम देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा? भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, तो एक है केंद्रीय उच्चतम उच्च भाग, मैदान भाग, तटीय मैदान, उत्तरी पूर्व। तो इसमें इसका सही आंसर बताना है हमें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा तो आपका पहले रहेगा ग्रेट, जो आपका महान मैदान है वो रहेगा। फिर आपका केंद्रीय उच्च भूमि रहेगी, तो 2 के बाद 1 है, ऑप्शन में आपका ये नहीं है। 2 के बाद 1 आएगा। फिर आपका आएगा पहाड़ी भाग, पहाड़ी इसमें नहीं है। और फिर आपका पर्वतीय, ये पहाड़ी भाग आ जाएगा, यानी कि तीसरा हो गया। फिर उसके बाद आपका महान हो गया, उत्तरी हो गया, तटीय मैदान, तटीय वाले आएंगे जो ऊंचे पर्वत होते हैं। तो इस तरीके से इसमें कोई भी आपका आंसर करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो भारत में भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से जो स्थलाकृतियों का जो विस्तार है वो महान पर्वत है, फिर केंद्रीय उच्च भूमि है, फिर पहाड़ियाँ, फिर ऊंचे पर्वत है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। तो हमारे सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 93 मिलियन मील। कितनी है? 93 मिलियन मील दूरी है सूर्य से हमारी पृथ्वी की। ठीक है, और जो हमारी पृथ्वी है वो तीसरे नंबर पर ग्रह आता है, तीसरे नंबर पर है। पहले पर कौन है? तो पहले पर आपका बुध है, दूसरे पर शुक्र है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। तो कुल भूमि क्षेत्रों में पर्वतों का हिस्सा कितना है? तो 30% है। कितना है? 30% है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित देशों में किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। तो सबसे अधिक लंबी सीमा किसकी है? तो वो आपकी बांग्लादेश की है। कितनी है? बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है। और कब कितनी है? तो 4096.7 किलोमीटर है। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर की है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा नगर अवस्थित है, हमें ये बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा जो आपका आइजोल है। क्या? जो आपका आइजोल है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि भारत का सबसे शुष्क स्थान है। तो भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका इसी श्रृंखला में कि भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ मिलती है। तो भारत के कितने देशों की? तो आपका आंसर हो जाएगा 9 देशों की मिलती है, और 9 देश इसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर इसमें नहीं है। लेकिन भारत की जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनती है वो 9 देशों के साथ इसकी सीमा रेखाएं मिलती हैं। 9 देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान के साथ आपके
मिलते हैं और 2 देश समुद्री सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान की सीमा पर 5 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम से मिलती है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो कर्क रेखा के द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा आच्छादित है? तो वो आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र है। कौन सा है? छोटा नागपुर का क्षेत्र है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो तिब्बत सीमा से आपका ये अल्मोड़ा नहीं लगता है। कौन सा? अल्मोड़ा राज्य नहीं लगता है। ठीक है, आगे है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? तो जो बुंदेलखंड का जो है भाग है उसको कर्क रेखा तथा भारतीय मानक सीमा दोनों एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, आगे है कि शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो सभी को पता है ये आपकी केरल राज्य में है। और फूलों की घाटी? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ठीक है, अब ये पर्वतीय पठार एवं मैदानी क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर, लद्दाख, काकाकोरम, पीर पंजाल और जास्कर। ठीक है, अब इसे हम इसके आंसरों को भी देख लेते हैं। तो इसका जो आपका आंसर सही रहेगा वो हो जाएगा आपका बी। आंसर आपका सही है। कौन सा? बी। ठीक है, आपका काकाकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ये आपके उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। 13वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है? तो न्यून हिमरेखा किसकी है? तो वो आपकी आल्प्स क्षेत्र की है। किसकी है? आल्प्स क्षेत्र की। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। 14वां क्वेश्चन है आपका कि मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो मालनाड जो क्षेत्र है उसका जो संबंध है वो कर्नाटक के पठार से। किसके है? कर्नाटक का पठार। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय के भाग को किस नाम से? तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय। ठीक है, आगे है 15 के बाद 16वां आएगा, जिसमें पूछा गया है कि चाप झील यानी कि ऑक्सबो झील पाई जाती है। तो चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी नदी घाटियों में पाई जाती है। कहाँ पर? नदी घाटियों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ मिलती है? तो जो चिनाब नदी है वो आपकी सिंधु नदी में मिथनकोट में मिलती है। कहाँ पर? मिथनकोट में मिलती है। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? तो सबसे बड़ा जो जलग्रह क्षेत्र है वो आपका पोनानी का है। किसका है? पोनानी का। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका 18 के बाद 19वां क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो कोसी मैदान की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, आगे है कि गटक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गटक नदी का दूसरा नाम आपका नारायणी है। क्या है? नारायणी। ठीक है, आगे आएगा कि स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो जो स्वर्ण रेखा है वो नगरी के पास से निकलती है। नगरी। ठीक है, आगे है आपका कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो आपका उपयोग में से एक से अधिक जो आपका धूधाधार जलप्रपात है ये आपका गोदावरी नर्मदा नदी पर स्थित है, गोदावरी में नहीं है। ठीक है, और ये जो आपका कपिल धारा है ये आपका नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। ये आपकी कावेरी नदी पर नहीं है। तो ये दोनों ही आपके गलत है। जोग सरावरी पर ये सही है आपका। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लिखापानी तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। 23 के बाद 24वां क्वेश्चन आएगा आपका, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो वो जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह 3 देश भारत
चीन, बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। और ये जो है चीन के तिब्बत पठार पर से इसे सांगपो नदी, अरुणाचल में इसे दिहांग नदी, असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये है इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। तो दिबांग हो गया, लोहित हो गया, धनसिरी हो गया, कोमांस, मानसा, तीस्ता, सुवर्णसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर की दिशा में सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब पूछा है कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो आपकी मानसा भी है, सुवर्णसिर भी है, साथ ही आपका बेलसिर भी है। तो इसका आंसर इसमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे है मानसून एवं वर्षा से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो वह कौन सी जगह है, तो वो आपका कोरोमंडल तट है, जहाँ पर नवंबर और अक्टूबर और नवंबर में बारिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका नेक्स्ट है कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो कितनी होती है, तो इसका जो आंसर रहेगा उसे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं मिल रहा है। आगे हम चलेंगे 27 पर, जिसमें पूछा है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। तो वापसी की जो सामान्य तिथि है वो आपकी अक्टूबर है। कितनी है, अक्टूबर। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो भारत की जो जलवायु है वो आपकी उपोष्ण मानसूनी जलवायु, कैसी है, उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे है कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो एएम प्रकार की जो जलवायु है उसका क्षेत्र आपका पश्चिमी तट है। कौन सा है, पश्चिमी तट। ठीक है, नेक्स्ट है कि वन क्षेत्र। तो वन क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है आपके कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो कांटेदार जो जंगल है वो आपके तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है कि घास के मैदान, झाड़ झंझाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें आपका अवर्गीकृत वन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवर्गीकृत वन कहते हैं। ठीक, कैसे, जो घास के मैदान ऐसे जहाँ पर झाड़ झंझाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सब संबंधित होते हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। कुछ आगे है आपका, आगे क्वेश्चन आएगा आपका ये रहा 33, जिसमें पूछा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो भारत में जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो आपके, इसका जो आंसर रहेगा कर्नाटक, केरल, हिमाचल, इन सभी में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, आगे हम चलेंगे 34 पर, जिसमें पूछा गया है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो वांछित प्रतिशत जो है वो आपका 33% होना चाहिए। आगे है कि प्राकृतिक आपदाएं। तो आपकी जो निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है। तो भूस्खलन प्रवृत्त कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो जो आपका पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, हिमालय घाट है, हिमालय पर्वत है, ये जो हिस्से हैं आपके विंध्याचल पर्वत है, ये प्रमुख रूप से आते हैं। ठीक है, और यह क्षेत्र जो है भारत के 50% हिस्सों को प्रभावित करता है, जिसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर भी यदाकदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं। तो ये क्या हो जाए, कौन नहीं है, तो इन सभी पर ही आपकी भूस्खलन की जो घटनाएं वो पाई जाती हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो सभी होना चाहिए। और इसमें आपका आंसर नहीं दिया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे हम चलेंगे 38 पर, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है। तो कौन सा सबसे अधिक प्रभावित है, तो वह आपका हो जाएगा आंसर कोरोमंडल। कौन सा हो जाएगा, कोरोमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीट वेव क्या होता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यदि किसी मैदान इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाएगा। या फिर यदि किसी पहाड़ इलाके का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से
अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेट माना जाएगा। तो जो आपका हीट वेट है इसका ना तो पहला ही होगा ना ही दूसरा होगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि किसी मैदान इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक होता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। क्या? 40 डिग्री से अधिक होता है। और पहाड़ी एरिया में अगर आपका 30 डिग्री से अधिक होता है तो उसे हीट वेव माना जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, नेक्स्ट है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो सभी को पता है कि जो वनारोपण यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना ही एकमात्र उपाय है आपका बाढ़ को रोकने के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चट्टान, शैल एवं मृदा से संबंधित क्वेश्चन है आपका, जिसमें पहला है कि गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है। तो जो गंगा का मैदान है वो कैसा है? ये आपका जलोढ़ मिट्टी से भरा है। कैसा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आएगा आपका 42, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो आप सभी को ही पता होगा जो काली मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के साथ साथ ही जो आपका है महाराष्ट्र में भी मिलता है, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में भी आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को ही रेगूर, चरनोजम आदि नामों से भी जाना जाता है। और इसमें मुख्यतः मिक्स क्या होता है? तो ये जो आपकी काली मिट्टी होता है इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम इन सभी की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, और इसमें कमी किसकी होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, जिसमें पूछा गया है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है। तो लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पर है? तो ये आपकी मेघालय राज्य में है। कहाँ पर है? मेघालय राज्य में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? कोडरमा में। यही इसका आंसर करेक्ट है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, जिसमें पूछा गया है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। तब तो उसमें क्या मिलाना चाहिए? कार्बनिक पदार्थों को मिलाना चाहिए। ठीक है, अब सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना से संबंधित क्वेश्चन है आपके, जिसमें पहला रहेगा कि टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। तो जो आपकी टिहरी बांध परियोजना है ये आपकी संभाववादी विचारधारा से संबंधित है। किसी है? संभाववादी विचारधारा से। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। 46 के बाद आएगा हमारा 47 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। तो जो आपकी ड्रिप प्रणाली है, कौन सी? ड्रिप प्रणाली है, ऑप्शन सी, वो आपकी पारंपरिक सिंचाई की विधि नहीं है। पारंपरिक सिंचाई कैसी होती है? चैन पंप, ढोकली प्रणाली, मोहट प्रणाली, आधुनिक सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, छिड़काव, ये आपके सभी आपके जो सिंचाई के प्रकार होते हैं वो हैं ये आपके। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। 48 क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो जो आपकी दामोदर घाटी परियोजना है तो आप सभी को पता होगा ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो दामोदर घाटी परियोजना है वो कब स्टार्ट हुई थी या फिर कब इसकी स्थापना हुई थी। तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? दामोदर घाटी परियोजना की। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका 49 में आपसे पूछा है कि किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो जो सोन नदी है वो आपकी किनारे से मिलने, गंगा नदी के किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सहायक नदी है। आगे है आपका 50 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था। तो किस पर? तो ये आपके भारतवर्ष और नेपाल के मध्य हुआ था समझौता। ठीक है, और कब? तो 1954 में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी बार आपके से डेट भी पूछ लेता है। आगे है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो महानदी पर आपका कौन सा है? इसमें से उपयुक्त में से एक, क्योंकि हीराकुंड बांध भी है आपका, दुधवा भी है, घुमरा भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक आंसर आपका सही है। ठीक है, जो दुधवा और हीराकुंड है ये दोनों ही इस पर पड़ते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। अब खनिज एवं ऊर्जा से संबंधित है क्वेश्चन, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो जो आपका पवन ऊर्जा है वो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे हम 52 के बाद 53,
जिसमें हमने 53 में हमसे पूछा गया है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जो मोनोजाइट रेत होता है उसमें थोरियम खनिज पाया जाता है। कौन सा? थोरियम। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट रूप से। नेक्स्ट है आपका 54, जिसमें पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिएगा। तो इसे हमें पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करना है। तो पहला कौन सा है? तो पहला आता है आपका नामरूप, नामरूप के बाद आता है ओबरा, ओबरा के बाद आता है परीक्षा, परीक्षा के बाद आता है कोटा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम 55 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है। तो प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो आपका कहाँ पर चालू किया गया है? ये जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में। कहाँ पर? असम में। और असम आपका इसमें ऑप्शन में आंसर है नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो आपका असम में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 56, हाँ 56 ही है आपका कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थिति का सही युग्म है। तो सही युग्म क्या है? सुरमा घाटी असम, लेनेज क्षेत्र गुजरात, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। फिर जो रहेगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट। उद्योग एवं व्यापार से संबंधित क्वेश्चन है आप पूछे हैं। तो ये आपके बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो जो आपका भागलपुर है, बिहार का भागलपुर जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेशम का जो रेशमी वस्त्र होते हैं उनका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और वहाँ की जो भागलपुर की जो साड़ियाँ हैं वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जो आपकी बरौनी तेल शोधक संयंत्र हैं ये आपके बेगूसराय में है। कहाँ पर? बेगूसराय में। और ये जो बेगूसराय है ये आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है। ठीक, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा आपका परिवहन से संबंधित, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे में हैं? जो पूर्व पश्चिम गलियारे से कौन कौन जुड़ा है? तो सिलचर और पोरबंदर जुड़ा है। कौन कौन सा? सिलचर और पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम कि शिव कौन सा है? ये तो नाम बहुत अजीब सा है कि शिप प्रयोग टूरिज्म के संदर्भ में सूची, रीफ, एमिसोल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया, वह स्थान कहाँ पर है? तो वह स्थान आपका गोवा तट के बाहर है। कहाँ पर है? गोवा तट के बाहर है। और इसका आंसर जो सही होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलेंगे हम 61 पर। 61 में पूछा गया है आपसे कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण दिशा में तो पहले आता है आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बाद आता है काकीनाडा, और काकीनाडा के बाद आपका जो आएगा मछलीपट्टनम, और मछलीपट्टनम के बाद आएगा नागपट्टनम। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आपका आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा भी आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम भी आपका आंध्र प्रदेश में, लेकिन जो नागपट्टनम है वो आपका तमिलनाडु में। ठीक है, आगे चलेंगे कृषि एवं पशुपालन। तो कृषि एवं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है? तो उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा पोडू। क्या हो जाएगा? पोडू। ठीक है, आगे है फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। जो फलों और सब्जियों की जो खेती होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम बागवानी कहते हैं। क्या? बागवानी। ठीक, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन जो होता है वो आपका सेरिकल्चर में आ जाता है। मधुमक्खी पालन जो होता है वो आपका एपीकल्चर होता है। और मछली तो पिसीकल्चर होता है। और फलों का उत्पादन आपका पोमीकल्चर कहलाता है। ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ऐसे ही पूछ लेगा कि फूलों की खेती को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। ठीक है, आगे क्वेश्चन रहेगा आपका नेक्स्ट कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है। तो क्या है स्थानीय नाम? तो अमन, साली और अगहनी। क्या है? अमन, साली और अगहनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसी में आगे
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो स्थानांतरित कृषि का जो स्थानीय नाम इनमें से किसका है, तो एक से अधिक है। एक से अधिक कैसा है, तो जो आपका बीवर है या बेवर, ये भी है आपका, दहियावी है और पोडू, ये दोनों तीनों ही आपके स्थानीय कृषि के नाम है। इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, जो झूम की खेती होती है वो आपकी उत्तर पूर्वी भारत में होती है। बीवर या बेवर जो भी है उसका, और दहिहार, जो दहियार है, ये जो खेती होती है ये आपकी बुंदेलखंड के संभाग में है, यानी कि एमपी में पड़ता है। और एक दीपा है, दीपा आपकी बस्तर जिले में होती है। पोंडू आपके आंध्र प्रदेश में होती है। ये वहाँ की खेती के स्थानीय नाम है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो मल्चिंग शब्द की जो व्याख्या है वो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना ही आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका मल्चिंग कहलाता है। ठीक है, क्या मल्चिंग। ठीक, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 67, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो जायद के मौसम में आपकी तरबूज, खीरा, खरबूज, इन सब की होती है। साथ ही ककड़ी हुआ आपका, मूंग हुआ, जूट हुआ, तोरई हुई, भिंडी है, ये सभी जो फसलें होती हैं ये मौसमी फसल होती हैं और ये आपकी जायद की फसल भी कहलाती हैं, जो कि जून में इन्हें काटा जाता है। कब काटा था, जून में। और खेती के प्रकार कितने होते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि भारत में 3 प्रकार की खेती होती है, रबी की, खरीफ की और जायद की। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अब ये मानव की प्रजातियों से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पहला रहेगा कि जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र है। तो उत्पत्ति केंद्र कौन सी है, तो ये आपकी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। कौन सी है, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। तो दो समुदायों के मध्य जो सांस्कृतिक संपर्क होता है वो आपका एक्कल्चरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्कल्चरेशन। क्या, एक्कल्चरेशन। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जिसमें पूछा गया है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। तो आवश्यक विशेषताएं क्या होती हैं, आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क, या फिर पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो ये सभी ही आपकी आवश्यक विशेषताएं होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होता है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं। तो कोयला नगरी किसे कहते हैं, तो जो आपकी धनबाद है, कौन सी, धनबाद, उसे हम कोयला नगरी कहते हैं। और शांत घाटी, कौन सी, शांत घाटी कौन सी है आपकी, तो जो आपकी नीलगिरी की जो पहाड़ियों में है वो आपकी शांत घाटी होते हैं। और शांत घाटी कहाँ है, तो केरल में। और कोयला नगरी वो आपकी धनबाद में है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर कि जो मोटा अनाज 74 है कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। क्यों, तो इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मोटा अनाज होता है उसमें बारीक कारक की आवश्यकता नहीं होती है, पोषक की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर होता है और सूखी सहिष्णुता फसल होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से अधिक। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि भारत का स्थलीकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया गया था। तो ये भारत का जो स्थलीकृत मानचित्र है वो आपका भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया गया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाया गया था। और कब, तो 1767 में। कब बनाया गया था, 1767 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है, जिसमें 4 हैं। तो 4 क्या है, तो 4 डेल्टा। कंकर क्या है, तो जो कंकर है वो आपका बागर है। ठीक है, कयाल क्या है, तो कयाल आपका तटीय मैदान है। और मांड क्या होता है, तो वो आपका पंजाब का मैदान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 और 1। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर की बताइए। तो एक तरफ आपके प्रांतों के संसाधन दिए गए हैं, उनसे संबंधित और नाम भी दिए गए। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिक की कमी। फिर है आपका कि जल संसाधनों की संपन्नता और आधारभूत संरचना के विकास की कमी, शौर्य संपन्नता।
ये आपके सभी ही सही जॉइंट हैं। कैसे हैं? सही है, क्योंकि खनिज संसाधन की संपन्नता जो है वो आपकी झारखंड से है, जल संसाधन की संपन्नता आपकी अरुणाचल प्रदेश, सौर और वायु की संपन्नता राजस्थान, खनिज संसाधनों की संपन्नता आपकी लद्दाख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, नेक्स्ट है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पर्वत श्रेणी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारी भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, जो कि आपके बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 में जो आपसे पूछे गए थे भूगोल से संबंधित, वो सारी क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी की जो अभी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हो चुके हैं उनमें पूछे गए हैं, उनको हम लेकर आएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम आपके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।